मैं एक हसीन लड़की थी। उन दिनों मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक औरत ने मुझे बताया कि सरदार असलम के यहाँ चली जा, वहां तुझे काम मिल जाएगा। काम सिर्फ इतना है कि सरदार का घोड़ा सहलाना है। मैं बहुत खुश हुई, सोचा भला ये भी कोई काम है। मैं सरदार असलम के पास चली गई, लेकिन जब सरदार का घोड़ा देखा तो जान निकल गई। वो तो अच्छा खासा मोटा और लंबा था। मैं तो उसे हाथ लगाने से भी डर रही थी। एक रात मैं कमरे में सो रही थी जब सरदार असलम मेरे पास आया और घोड़ा निकालकर कहने लगा, चलो सीधी हो जाओ, मुझे अपना घोड़ा तुम्हारे पीछे। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई। मैं उस बड़े से बंगले के सामने खड़ी उसे देख रही थी जब वो बड़ी उम्र की मुलाजमा शबाना मेरे पास आई और बोली, लड़की अपनी शक्ल दिखा मुझे। मैं बड़बड़ाकर उस खातून को देखने लगी और फौरन चादर को जोर से लपेट लिया। वो हंसते हुए कहने लगी, आपी मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। उसने कहा, नकाब हटाकर अपना चेहरा दिखा। मैंने कहा, यहाँ काम करने के लिए क्या चेहरा दिखाना जरूरी है? मुलाजमा शबाना हंसी और कहने लगी, तुझे पता भी है यहाँ कौन सा काम किया जाता है और कौन कौन सा काम करवाया जाता है? यहाँ तो सिर्फ हुस्न का सिक्का चलता है। लड़की, अगर तू खूबसूरत हुई तो ही सरदार असलम की हवेली में तुझे काम मिलेगा, अगर यूं पर्दे में रहेगी तो अभी वापस पलट जा। मैं किसी भी हाल में ये काम छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरा ध्यान अपनी माँ की जानिब गया जो घर में बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। उसे पिछले महीने से शदीद बुखार था और अब जब उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए तो उसने कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर उसका इलाज न किया गया तो अम्मी की जान को खतरा हो सकता है। हमारे पास इतनी रकम भी न थी कि इलाज करवा सकते, वो बमुश्किल इतने पैसे होते कि 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते। मेरी इस दुनिया में माँ के सिवा और था ही कौन? मैं किसी भी हालत में माँ को खुद से जुदा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मजबूरन घर से बाहर कमाने के लिए निकली थी। मैं पढ़ी लिखी भी न थी। किसी ने बताया था कि सरदार असलम की हवेली में एक मुलाजमा की जरूरत है। मेरी माँ भी लोगों के घरों में काम करके ही खर्चा पूरा करती रही थीं। मैंने ये सारी बातें एक लम्हे में सोचीं और अपना नकाब ऊपर करके बड़ी मुलाजमा शबाना को अपना चेहरा दिखाने लगी तो वो एक पल को दंग रह गई। कहने लगी, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, यहाँ आकर तू निहायत जवान है और ऊपर से कमाल की खूबसूरत भी, तुझे देखकर तो सरदार का घोड़ा उछल पड़ेगा। मैं शबाना की बात को समझ न सकी और कहने लगी, कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा? मुझे तो यहाँ नौकरी का बताया गया था। शबाना फौरन बात बदलकर, बस तू यहीं बैठी रह, कहने लगी, जैसे सरदार आएंगे तो तुझे तेरा काम बता देंगे। मैं खामोशी से वहीं पर एक जानिब होकर बैठ गई। वो वहाँ की मुलाजमा थी जो काम कर रही थी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि मुझसे काम करने वाली सब औरतें बड़ी उम्र की थीं और इंतहा बदसूरत थीं। कोई भी जवान लड़की वहाँ नजर नहीं आ रही थी। शाम हुई तो एक बड़ी गाड़ी घर के सहन में आकर खड़ी हुई। यकीनन सरदार असलम की गाड़ी थी। मैंने फौरन अपने चेहरे पर नकाब लगाया और नकाब में खड़ी हो गई। सरदार असलम घर में दाखिल हुआ तो सीधा अपने बैठक में चला गया। जब उसे मेरे बारे में बताया गया तो सरदार ने मुझे अपनी बैठक में आने का कहा। मेरे तो वजूद में एक पल को सनसनी सी दौड़ गई थी। यहाँ से पहले मैंने कभी भी किसी गैर मर्द से बात न की थी। मैंने बड़ी मुलाजमा शबाना से कहा कि बड़ी आपी, आप मेरे साथ चले, मुझे सरदार से शर्म आती है। तो शबाना फौरन तंज करके देखने लगी और बोली, मुझे और भी काम है, छोड़ो, जाओ और जाकर सरदार की बात सुनो। अब तेरा काम वैसे भी सरदार के कमरे में ही होगा। न जाने वो क्या बात कर रही थी, मुझे पसीना आ रहा था, मगर मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई बैठक में दाखिल हो गई। सरदार असलम एक पक्की उम्र का मर्द था। उसकी उम्र मुझे 40-45 साल के करीब लग रही थी। वो सर झुकाए अपने मोबाइल में मग्न था। लंबी और घनी मूंछें, चेहरे पर एक गुरूर और तकब्बुर जिसे देखकर एक पल को मैं दहशत ज़दा हो गई। मेरी मौजूदगी पाते ही सरदार ने एक बार भी नजरें उठाकर मेरी जानिब देखने की कोशिश न की और कहने लगा, तुम्हें मुलाजमा ने काम तो बता ही दिया होगा कि तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है। मैं बड़बड़ाकर कहने लगी कि नहीं साहब जी, मुझे तो कहा गया था कि काम अब बताएंगे। वो कहने लगे, जाओ मेरे कमरे में, मैं वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं हैरान सी सरदार का चेहरा देखने लगी। मुझे यूं खड़ा देखकर वो मुझे घूरने लगा और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, कानों से बहरी हो क्या? मैंने कहा है, चलो मेरे कमरे में, वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं डरी सहमी फौरन कमरे से निकली और मालिक के बताए हुए कमरे में जाने लगी। मेरे पाँव के साथ तो लगता था जैसे पत्थर बांधे गए हो। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मैं इस कमरे में जाऊं जहां सरदार लोग तो बड़ी सख्त मिजाज के होते हैं और थोड़े गलत किस्म के भी। न जाने कमरे में अकेले बुलाकर मेरे साथ क्या होने वाला था।
मैं डरते हुए सरदार के कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। ये कमरा नहीं बल्कि पूरा घर लगता था। वो कमरा बहुत ही बड़ा था और इसमें जिंदगी की हर जरूरी चीज मौजूद थी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी मौजूद थी। कमरे की एक तरफ एक शीशे का दरवाजा था जिसके आगे पर्दे लगे थे। आधा पर्दा थोड़ा सा हटा था जिसकी दूसरी जानिब मुझे छोटा सा लॉन भी नजर आ रहा था, जहां अगर किसी शख्स को रहना पड़े तो वो बगैर इस कमरे से बाहर निकले भी बासानी जिंदगी गुजार सकता था। मैं सरदार के कमरे में अभी खड़ी हर चीज को हैरत से देख रही थी कि तभी सरदार कमरे में दाखिल हुआ। मुझे पीछे से देखकर वो जाकर सामने सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, आकर बैठो, मुझे अपने बारे में बताओ, आज से पहले तुमने कितने घोड़े सहलाए हैं। सरदार की बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकलने लगी। मैं बमुश्किल बोली, कौन से घोड़े साहब जी, आज से पहले तो मैं कभी घोड़ों के करीब भी नहीं गई। सरदार ने जब मेरी बात सुनी तो माथे पर तकब्बुर चढ़ाए मुझे देखने लगे और कहने लगे, यानी तुम्हें घोड़े सहलाने का, उन्हें बहलाने का जरा भी तजुर्बा नहीं। मैं बौखला गई और फौरन दादी मारकर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि साहब क्या बात कर रहे थे। मैं तो यहाँ मुलाजमत के लिए आई थी, घर के कामकाज करना जानती थी, जबकि घोड़ों को सहलाने से मेरा क्या काम, मुझे तो वैसे भी उनसे बहुत डर लगता था। ये तो मर्दों का काम था घोड़ों की देखभाल करना और उन्हें सहलाना। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी और कहने लगी, साहब जी मेरी माँ बड़ी ही बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, न मेरा बाप है और न भाई, मैं यतीम लड़की हूँ, बस एक माँ का ही सहारा है और वो भी बीमार है। मैं माँ का इलाज करवाने के लिए आई हूँ ताकि मुलाजमत करके अपना और अम्मी का पेट पाल सकूँ। इससे पहले तो मैंने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा था, न गैरों से कभी बातचीत की थी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे अब काम समझा देंगे तो मैं जरूर कर लूंगी। सरदार ने जब मेरा रोना धोना देखा तो वो कुछ ढीला पड़ गया और कहने लगा, अच्छा अच्छा, बस ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं, मुझे कमजोर और रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें बता दूंगा और महीना 10,000 भी दूंगा, मगर बदले में मेरे घोड़े का पूरी तरह ख्याल रखना होगा। जरा सी भी कोताही की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और एक लम्हे के लिए बगैर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने फौरन हामी भर ली और बोली कि मैं जी जान लगा दूंगी, मगर कभी भी आपके घोड़े को नाराज नहीं करूंगी। तो सरदार उठा और अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। मैं तो हर बात पर चौंक रही थी, हम अभी भी कमरे में ही थे बिल्कुल, ये मुझे कौन से कमरे में ले जाना चाहते थे। मैं उठी और उनके पीछे जाने लगी। वो मुझे इसी कमरे में बने हुए एक और कमरे में ले जाने लगा। वो कमरा उस छोटे से बाग से होकर जाता था। हम जब इस कमरे में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें चकरा गईं, क्योंकि इस कमरे को इंतहा नफासत से रखा गया था। वो कमरा बहुत बड़ा था, एक तरफ अंदर ताजा घास पड़ी थी तो एक तरफ बादाम, काजू और न जाने कितने मेवे रखे गए थे। उन चीजों से नजरें हटाकर जब सामने देखा तो मुझे लगा कि मैं रश करके घर जाऊंगी, क्योंकि सामने बहुत ही बड़ा आला नस्ल का सफेद घोड़ा बंधा हुआ था जिसका नाम शाहीन था। जैसे ही सरदार असलम घोड़े के पास गया, शाहीन अपनी अगली टांगे उठाकर हिलाने लगा। सरदार उससे प्यार करने लगा और बोला, आज के बाद तुम्हारा यही काम है। मेरा घोड़ा बड़ा ही मोहब्बत करने वाला है, जरा सी भी नाहली बर्दाश्त नहीं करता, उसे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही पसंद है। और इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़कियां आई मगर कोई भी इसके सामने टिक न सकी। मगर अब तुम्हें मेरे घोड़े का दिल बहलाना होगा, जो कहेगा जैसा कहेगा तुम्हें उसकी बात माननी होगी। अगर ये तुमसे नाराज हुआ तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी गई। सामने खड़ा वो इतना बड़ा घोड़ा था कि अगर मैं उसके साथ जाकर खड़ी होती तो मेरे सर से भी 3 फुट ऊंचा उसका सर था। मैंने तो आज तक कभी बिल्ली को हाथ नहीं लगाया था, भला इतना बड़ा घोड़ा कैसे लगती। मेरा वजूद पसीने से शराबोर हो चुका था। अगली पल सरदार ने जब मेरी आंखें सफ़ेद होती देखी तो फौरन बोला, ए लड़की, क्या देख रही है? अगर तू मेरे शाहीन की खिदमत नहीं कर सकती तो तुझे इजाज़त है, अभी के अभी चली जा, मुझे खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं। जी दिल तो यही चाहता था कि उसी पल वहां से भाग जाऊं, मगर 10,000 सुनकर तो जैसे मेरे कदम वहीं जम गए थे। मुझे घोड़े से बेहद डर लग रहा था, मगर उसके बावजूद न जाने कैसे मैंने हाँ कर दी। बड़ी उम्र की मुलाजमा शबाना मुझे आकर काम समझाने लगी। सुबह के वक्त शाहीन बादाम और काजू खाता था, उसके बाद उसे खास किस्म की खुराक खालिस दूध में भिगोकर पिलाई जाती थी, जिसके बाद दिन के वक्त घास और न जाने कैसे कैसे जड़ी बूटियां लाकर रखी गई थीं जो घोड़े की खुराक थी, और हर 2 घंटे बाद उसे वो सब खिलाना था। शबाना जैसे मुझे बता रही थी, मुझे अपनी जान के रास्ते निकलते महसूस हो रहे थे। ये घोड़ा सरदार असलम का खुफिया घोड़ा था। वो हर 2 साल बाद घोड़ों की रेस करवाता था, जिसमें दूसरे गांव के बड़े सरदार भी हिस्सा लेते थे। इस बार उसने अपना घोड़ा सबसे छुपाकर इस कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी उसका एक खूबसूरत आला नस्ल का घोड़ा किसी दुश्मन ने जहर दिलवाकर मार दिया था। मैं और वो शाहीन इस कमरे में अकेले हो चुके थे।
वो सफ़ेद रंग का घोड़ा अगर मुझे कहीं तस्वीर में नजर आता तो मैं उसे सिताइश निगाहों से देखती, क्योंकि वो था ही इतना परकशिश। मुझे यूं बराह रास्त देखकर मेरी तो जान निकली जा रही थी। वो बार बार अपनी अगली टांगे उठा रहा था और अपना सर हिला रहा था। मेरे सामने जड़ी बूटियां पड़ी थीं। मुझे कहा गया था कि अभी इस घोड़े को खिलाओ और इसे सहलाओ, ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के हाथ से ही खाना खाता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस घोड़े को बिल्कुल रेस के लिए तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी, खौफ के मारे मेरे लब तक नहीं हिल पा रहे थे, मगर उसके बावजूद मैं इस घोड़े के पास आई। मेरे हाथ में खाना देखकर उसने मुंह फेर लिया। शबाना के मुताबिक जब तक मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगा। मैंने धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाया और पूरी सियाह चादर उतारकर एक जानिब रख दी। मैंने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और बालों में 2 चोटियां रखी थीं। जब शाहीन ने मेरी जानिब देखा तो कितनी देर मुझसे नजरें न हटा सका। वो मुझे ही देखता रहा और फिर फौरन फर्श पर बैठ गया। ऐसे यूं बैठा देखकर मैं हैरान रह गई। तेजी से खाने की आवाज में वो बूटियां मैंने उसके सामने रखीं। उसने बूटियां देखीं तो मुझे देखते हुए वो बूटियां खाने लगा। न जाने उसकी आंखों में क्या था कि मैं खौफ खाने लगी और उससे दूर टक्कर बैठ गई। मुझे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ ड्यूटी करनी थी और इसी घोड़े का ख्याल रखना था। सरदार ने उस रोज मुझे कुछ एडवांस पैसे दिए जिनसे मैं अपनी माँ की दवा लेकर घर चली आई। माँ को जब मेरी नौकरी का पता चला तो वो बहुत खुश हुई। चंद ही रोज बाद सरदार कहने लगा कि अब तुम्हें यहीं रहकर मेरे घोड़े की खिदमत करनी होगी। मैं सरदार के सामने अभी तक बगैर पर्दे के नहीं गई थी। एक रोज जब मैं शाहीन को काजू और बादाम खिला रही थी तो तभी वहां सरदार असलम आ गया। मैंने उस वक्त अपनी चादर उतारकर एक तरफ रख दी थी। मैं घोड़े को खाना खिला रही थी जब सरदार ने मुझे देख लिया। मैंने फौरन अपना चेहरा ढांप लिया, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सरदार कितनी देर मुझे खड़ा देखता रहा, जैसे वो तो पलक झपकना ही भूल गया हो। फिर कहने लगा, मेरे घोड़े का ठीक से तो ख्याल रख रही हो ना तुम? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर वही खड़े देखता रहा, फिर वहां से चला गया। चंद ही रोज बाद मैं इस घोड़े के साथ काफी मानूस हो गई थी। मेरा डर काफी हद तक खत्म हो चुका था। वो सिर्फ कद काट में ही बड़ा था, वरना बड़ा ही दोस्ताना रवैया रखने वाला घोड़ा था। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरती, उसकी गर्दन पर हाथ सहलाती तो वो बड़ा ही खुश होता और मेरे कंधे पर सर रख लेता। कभी कभार तो वो अपनी जबान बाहर निकालकर मेरे हाथों को चाटने लगता। घास की वजह से मैं हाथ भी धो लेती, मगर कभी इस घोड़े को ऐसे करने से मना न किया था। मैं तो इस घोड़े से बेहद मानूस हो चुकी थी, इस बात से अनजान कि सरदार की नीयत मुझ पर बदलती चली जा रही है। मैं रात और दिन वहीं पर रह रही थी, यहाँ तक कि दिन में 2-3 घंटे निकालकर माँ की खबरगिरी करने चली जाती थी। जब सरदार अपने घोड़े पर तजुर्बा करता, रात मेरी इसी कमरे में गुजरती थी, वही जमीन पर मेरा बिस्तर लगा होता। एक रोज वही शाहीन के साथ बैठ बैठकर बातें कर रही थी। जानती थी वो बेजुबान है और हैवान है, मगर उसके बावजूद मुझे मेरी माँ की शदीद याद आने लगी तो मैं उसे अपनी माँ का तज़किरा करते हुए रोने लगी। वो भी गोया सर हिलाकर मेरी हर बात सुनता जा रहा था। मुझे नींद आई तो मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी सोई ही थी कि सरदार असलम इस कमरे में आ गया। वो शायद नशे में धुत था। वो मुझे कितनी देर देखता रहा जबकि मैं बेख पर सोई रही। उसे यूं नशे की हालत में देखकर शाहीन घोड़ा अगली पल वो मेरे पास आकर बैठा और मेरे बाल चेहरे से हटाने लगा। मैं फौरन बौखलाकर उठ बैठी और सरदार को देखकर कहने लगी, साहब जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सरदार ने जब मुझे देखा तो कहने लगा, आज तक तुम जैसा हुस्न मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे क्या खबर थी कि पर्दे के पीछे इतना खूबसूरत मोती छुपा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ को भी यहाँ ले आऊँगा, मगर बदले में तुम्हें ये बात राज रखनी होगी कि तुम मेरी। वो इतना ही बोला था कि मैं मजीद सुनना बर्दाश्त न कर सकी। एक जोरदार थप्पड़ सरदार के मुंह पर मार दिया। सरदार तो जैसे आग बबूला हो चुका था। अगली ही पल मेरा मुंह दबोचकर मुझे थप्पड़ मारने लगा और बोला, अब तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी रूह तक काम जाएगी। वो मेरे साथ जोर आजमाई करने लगा था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगा। तभी वो शाहीन जोर से हिनहिनाने लगा और रस्सी को तोड़ने लगा। मैं घबराती चली जा रही थी। यहाँ तो मेरा कोई मददगार भी न था जो मेरी मदद कर सकता, मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकता। मगर अगली ही पल शाहीन ने रस्सी तोड़ी और दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। सरदार ने जब शाहीन को अपनी तरफ दौड़ता देखा तो एक पल को तो वो खौफजदा हो गया। शाहीन ने अपने दांत सरदार के बाजू में गाड़ दिए, जैसे वो मुझे पकड़कर घसीट रहा था।
सरदार ने चीख कर मुझे छोड़ा। शाहीन ने अपने मुंह से सरदार को मारना शुरू कर दिया। सरदार चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मगर वो शाहीन उसे तब तक मारता रहा जब तक उसकी आवाज़ आना बंद न हो गई। मैं सहमी हुई दीवार के साथ लगी रोती रही। मुझे तो लगता था कि सरदार मर चुका होगा। यहाँ तक कि सारे मुलाजिम इस कमरे में जमा हो गए, चौकीदार भी वही आ चुका था। मैं यूं ही खुद को छुपाए बैठी थी कि तभी शाहीन आया और मेरी सियाह चादर उठाकर मेरे ऊपर रख दी और मेरे पास खड़ा हो गया। मैं तो लाजवाब हो चुकी थी। मेरी इज्जत बच चुकी थी। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस जुबान में इस घोड़े का शुक्रिया अदा करूं। वो मुझसे इस कदर मानूस हो चुका था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक जानवर इस कदर वफादारी निभा सकता है। आज एक जानवर की बदौलत मेरी इज्जत एक हैवान से बच चुकी थी। सच कहते हैं कि वफादारी करने पर तो घर में रहने वाला पालतू जानवर भी कई गुना इंसान से बेहतर होता है।